न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की विच डील्स विद द फिनोमिनन अक्रिंग इनसाइड द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स। सो न्यूक्लियाई के बीच में या न्यूक्लियस के बीच में एटम के जो फिनोमिनन हो रहे हैं उससे जो ब्रांच डील करती है केमिस्ट्री की, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब सेकेंड टॉपिक जो इसमें है दैट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी radioactivity is the spontaneous emission of certain radiations from radioactive substance। जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप कुछ रेडिएशंस एमिट करते हैं और रेडिएशंस को एमिट करने का जो फिनोमिनन है दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। तो जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उसके बारे में सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशंस की थी दैट वाज डन बाय रदरफोर्ड। और तीन तरह की रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो अगर यहां पे लेड ब्लॉक के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा जाए कोई दैट विल एमिट सर्टेन रेडिएशंस, और यहां पे स्लिट्स हैं लेड की, जो साइड्स में रेडिएशन जा रही है उसको ब्लॉक कर देगी ये, और जो स्ट्रेट जा रही है वो पास हो जाएगी यहाँ से। और ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाए, जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो रेडिएशन जा रही है दिस विल स्प्लिट अप इनटू थ्री पार्ट्स। एक पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट होगी, एक नेगेटिव की साइड को जाएगी और एक स्ट्रेट जाएगी। जो स्ट्रेट जा रही है दैट मीन्स किसी साइड को डेविएट नहीं हो रही है, दैट मीन्स उसमें चार्ज जो होगा दैट विल हैव नो चार्ज। तो ये है गामा रेडिएशंस। जो नेगेटिव टर्मिनल की साइड को डेविएट हो रही हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस, तभी वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की साइड को डेविएट हुई हैं। सो दीज आर अल्फा रेज। और जो बीटा रेज हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, दे आर डेविएटिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल की साइड जा रही हैं दे आर बीटा रेज। तो तीन तरह की रेडिएशन एमिट हो रही हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। और तीनों के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं अल्फा, बीटा एंड गामा के। तो फर्स्ट इनका नेचर के बारे में हमने स्टडी करना है। फर्स्ट पॉइंट अबाउट देयर नेचर। जो अल्फा रेज हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस या पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। अल्फा रेज आर नथिंग बट दे आर हीलियम न्यूक्लियाई। They have 2 unit positive charge and 4 atomic mass unit as their mass। 4 AMU इनका मास होता है, 2 यूनिट इनका पॉजिटिव चार्ज होता है। दे आर नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम में से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाए तो क्या बचेगा? हीलियम न्यूक्लियाई बचेगा। दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस हीलियम 2 पॉजिटिव। सो अल्फा रेज दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, they are nothing but they are helium nuclei, they have 2 unit positive charge and 4 AMU is their atomic mass। बीटा रेज जो हैं they are negatively charged and इनका जो चार्ज और मास है that is equivalent to that of electrons, so they are nothing but they are electrons, streams of electrons। और जो गामा रेज हैं इनका ना तो चार्ज है ना ही मास है, सो दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सेकेंड पॉइंट जो हमने स्टडी करना है इज देयर वेलोसिटी। जो अल्फा रेज की वेलोसिटी है वो सबसे कम होती है एंड दिस इज 1/10 to 1/20th the velocity of light। 1
1/10 to 1/20th the velocity of light. Beta rays की velocity is 3% to 99% the velocity of light. 3% से 99% तक हो सकती है. दैट मीन्स ऑलमोस्ट लाइट की वेलोसिटी को अचीव किया जा सकता है, लेकिन 100% नहीं, 99%. Electromagnetic radiations, their velocity is equal to the velocity of light. The velocity is equal to the velocity of light. Third point is about their penetration power. Third point is regarding their penetration power. तो अल्फा रेज जो है, इनका मास जो है सबसे ज्यादा है, हैवी है ये, इनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है. They have the penetration power the lowest amongst these three radiations. और इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है बीटा रेज की 100 टाइम्स द पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फा रेज. तो बीटा रेज की पेनिट्रेशन पावर इज 100 टाइम्स द पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फा रेज. और गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है और इसलिए ये सबसे हार्मफुल होती हैं. और इनकी पेनिट्रेशन पावर गामा की 100 टाइम्स द पेनिट्रेशन पावर ऑफ बीटा. तो देखिए पेनिट्रेशन पावर सबसे कम किसकी? अल्फा की. अल्फा से 100 टाइम्स बीटा की, बीटा से 100 टाइम्स गामा की. फोर्थ पॉइंट इज रिगार्डिंग देयर आयनाइजिंग पावर. आयनाइजिंग पावर अल्फा की मैक्सिमम होगी. अल्फा की मैक्सिमम आयनाइजिंग पावर है बिकॉज इसका मोमेंटम सबसे ज्यादा है, तो दे हैव मैक्सिमम आयनाइजिंग पावर. बीटा की आयनाइजिंग पावर जो है अल्फा से कम होगी, 1/100th द आयनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा रेज. और गामा रेज की दे हैव ऑलमोस्ट नील आयनाइजिंग पावर. आयनाइजिंग पावर क्या हम स्टडी कर रहे हैं कि जिस गैस में से ये पास होंगी उनको ये आयनाइज कर देती हैं. तो सबसे ज्यादा आयनाइजिंग पावर जो है वो है अल्फा रेज की, उसके बाद उससे कम बीटा रेज की, सबसे कम गामा रेज की, और गामा रेज की तो ऑलमोस्ट नील आयनाइजिंग पावर है. लास्ट पॉइंट इज आफ्टर आयनाइजिंग पावर वी हैव टू स्टडी अबाउट देयर इफेक्ट ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट एंड जिंक सल्फाइड स्क्रीन. तो ये जो अल्फा रेज हैं दे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट एज वेल एज द ZNS स्क्रीन. उसमें फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेंगी और फोटोग्राफिक प्लेट पे इंप्रेशन बनाएंगी और ZNS स्क्रीन पे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेंगी. तो अल्फा रेज दे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट एज वेल एज ZNS स्क्रीन. बीटा रेज जो हैं इनका इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अल्फा रेज, लेकिन ZNS स्क्रीन पे कम होगा एज कंपेयर टू अल्फा रेज. और जो गामा रेज हैं दे डू नॉट इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट एज वेल एज ZNS स्क्रीन. जो तीन तरह की रेडिएशन हमने स्टडी की हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन, जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एमिट करते हैं. सबसे पहला पॉइंट हमने किया इनका नेचर क्या है. अल्फा रेज जो हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, दे आर हीलियम न्यूक्लियाई, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 4 एटॉमिक मास यूनिट इज देयर मास. बीटा रेज का जो चार्ज और मास है दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड. जो गामा रेज हैं दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. सेकंड पॉइंट is there regarding their velocity. Their velocity is 1/10 to 1/20th the velocity of light. इनकी velocity जो है बीटा रेज की 3% to 99% the velocity of light. और गामा रेडिएशंस की जो velocity है that is equal to the velocity of light. velocity of light के बराबर इनकी velocity होती है गामा रेडिएशंस की. थर्ड पॉइंट हमने किया regarding their penetration power. अल्फा रेज की penetration power सबसे कम है, बीटा रेज की पेनिट्रेशन पावर 100 टाइम्स है एज कंपेयर टू दैट ऑफ अल्फा रेज. गामा रेडिएशंस की पेनिट्रेशन पावर मैक्सिमम है और 100 टाइम्स है एज कंपेयर टू दैट ऑफ बीटा रेज. नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग देयर आयनाइजिंग पावर. अल्फा रेज की आयनाइजिंग पावर मैक्सिमम, बीटा रेज की आयनाइजिंग पावर 100th द आयनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा रेज. गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर इज मैक्सिमम. It is regarding ionizing power.
तो आयनाइजिंग पावर बीटा की मैंने कहा 1/100 थी आयनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा रेज, और गामा की आयनाइजिंग पावर जो है दैट इज निल, they do not ionize the gas through which they pass. The last point is regarding their effect on the photographic plate. जो अल्फा रेज हैं they affect the photographic plate as well as the ZNS screen. बीटा रेज जो हैं वो they also affect the photographic plate and the ZNS screen, but their effect on the photographic plate is more and ZNS screen is less as compared to that of alpha rays. Gamma radiation जो हैं they do not affect the photographic plate and the ZNS screen. So this was regarding three types of radiations, alpha, beta and gamma radiations emitted from the radioactive substances. Certain nuclear phenomenon or nuclear properties which we have to remember, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए before going into in-depth study of nuclear chemistry. So nuclear properties में हमें सबसे पहले आइडिया होना चाहिए कि आइसोटोप्स क्या होते हैं. What are isotopes? So isotopes क्या हैं? These are the atoms of same element having same atomic numbers but different mass numbers. So these are atoms of same element. Element same होंगे like this. These are atoms of same element hydrogen having same atomic numbers. जो नीचे लिखे जाते हैं they are atomic numbers. ऊपर जो है they are mass numbers. So they have same atomic numbers but different mass numbers. ऐसी species को isotopes कहा जाता है. Second, isobars. So these are the atoms of different elements having same mass numbers but different atomic numbers. Having same mass numbers but different atomic numbers. Like this. Potassium and calcium के these are the atoms of different elements having same mass numbers 40 each but different atomic numbers. एक का 19 है, एक का 20 है. Next is isotones. So isotones ऐसी species होती हैं isotones these are the atoms of different elements having same number of neutrons. They have same number of neutrons. For example, like this argon and potassium. तो इसमें देखिए न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे 39 minus 18. So these are 21 और इसमें देखिए 40 minus 19. This is also 21. So ऐसी species which have same number of neutrons are called isotones. Next is isosters. Isosters. तो isosters ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के जिनके नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो और साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो. So these are the molecules of different substances having same number of atoms as well as same number of electrons. For example,
CO2 and N2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में इसमें एटम्स देखिए, एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, इसमें दो नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, 3 एटम्स ईच। और इलेक्ट्रॉन्स देखिए, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन के एक के कितने होते हैं, 8, 8 इंटू 2 16, 22 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली N2O में एक नाइट्रोजन के 7, 7 इंटू 2 14 प्लस 8, दिस इज ऑल्सो 22। तो ऐसी स्पीशीज, ऐसे मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस having same number of atoms as well as same number of electrons are called isosters. Next is nuclear isomers. So न्यूक्लियर आइसोमर्स जो हैं, आपने इसको दूसरे आइसोमर्स जो आपने ऑर्गेनिक में किए होंगे उनसे डिस्टिंग्विश करना है। ये डिफरेंट हैं। न्यूक्लियर आइसोमर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों सेम हैं, बट देयर न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मास नंबर्स भी सेम होंगे, एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, लेकिन उनकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। रीजन बीइंग, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज में डिफरेंस इसलिए है बिकॉज देयर न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स विल बी डिफरेंट। क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स जो हैं उसमें डिफरेंस है, इसलिए उनकी जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज हैं उसमें भी वेरिएशन होंगी। अदरवाइज उनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर बिल्कुल सेम होगा। सो ऐसी स्पीशीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर but different nuclear properties are called nuclear isomers. Next जो टर्म हमें पता होनी चाहिए, that is isodiphers. So isodiphers ऐसी स्पीशीज होती हैं which have same isotopic number या same isotopic excess. ये आइसोटोपिक नंबर क्या होता है? व्हाट इज दिस आइसोटोपिक नंबर या आइसोटोपिक एक्सेस? दिस इज इक्वल टू n माइनस पी। n इज न्यूट्रॉन्स एंड p इज प्रोटॉन्स। अगर न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स दो स्पीशीज के सेम हो, दैट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड आइसोडाइफर्स। फॉर एग्जांपल 92 यूरेनियम 238 and 90 thorium 234। न्यूट्रॉन्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, 238 माइनस 92, और प्रोटॉन्स 92 हैं। n माइनस पी इसका निकाल के देखिए, इसका भी n माइनस पी निकाल के देखिए, सेम आएगा। तो ऐसी स्पीशीज जिनका n माइनस पी विच इज कॉल्ड आइसोटोपिक नंबर या आइसोटोपिक एक्सेस अगर सेम हो, दे आर कॉल्ड आइसोडाइफर्स। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस that is equal to 10 raised to power 14 grams per centimeter cube. This you have to remember. The density of nucleus is of the order of 10 raised to power 14 grams per centimeter cube. और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है न्यूक्लियस का, that is measured in units of barn, and one barn is equal to 10 raised to power minus 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है न्यूक्लियस का, दैट इज मेजर्ड इन बार्न, यूनिट्स ऑफ बार्न, एंड वन बार्न इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज वी हैव टू स्टडी अबाउट द न्यूक्लियर फोर्सेस। जो न्यूक्लियस के अंदर फोर्सेस कौन सी हैं जिन्होंने न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखा हुआ है। न्यूक्लियंस क्या होते हैं? जो स्पीशीज हैं प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो कौन सी स्पीशीज होती है न्यूक्लियस के बीच में? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स जो हैं
उनका कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, बट स्टिल वो आपस में स्ट्रांगली बाउंडेड हैं, स्ट्रांगली बाइंडेड हैं। क्या रीजन हो सकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन तो हो नहीं सकती, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन तो होती हैं अगर एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हो, दूसरी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हो। तो कौन सी फोर्सेस हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल इन कीपिंग द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर? दिस वाज स्टडीड बाय ए जापानीज साइंटिस्ट कॉल्ड युकावा। तो न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में स्टडी की थी जापानीज साइंटिस्ट ने, युकावा ने, और उसने बताया था कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को छोड़ के एक और पार्टिकल्स हैं विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दे आर कॉल्ड मेसॉन्स। मेसॉन्स तीन तरह के होते हैं एज गिवन बाय युकावा। एक तो है पाई जीरो, इनका कोई चार्ज नहीं है। सेकेंड आर पाई पॉजिटिव, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड पाई नेगेटिव। The three types of mesons are present inside the nucleus. और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं they are continuously changing into one another. They are continuously changing into one another. जैसे एक न्यूट्रॉन जब चेंज होगा इनटू प्रोटॉन तो साथ में एक मेसॉन निकलेगा, और मेसॉन कौन सा होना चाहिए? दैट विल बी पाई नेगेटिव। और जब एक प्रोटॉन चेंज होगा इनटू न्यूट्रॉन, एक मेसॉन निकलेगा साथ में, दैट विल बी पाई पॉजिटिव। अच्छा, एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है मेसॉन को, जब एब्जॉर्ब करेगा एक मेसॉन को, इट विल बी पाई पॉजिटिव गिविंग यू प्रोटॉन। एक प्रोटॉन भी एब्जॉर्ब कर सकता है एक मेसॉन को, दैट विल बी पाई नेगेटिव मेसॉन, एंड वी विल गेट न्यूट्रॉन्स। सो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दे आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग इनटू वन अनदर, और ये चेंज जो हो रहा है इसी चक्कर में वो आपस में नजदीक भी हैं, बिल्कुल साथ साथ भी हैं, जिसकी वजह से वो साथ साथ में है। इसको एक एनालॉजी की हेल्प से मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। दो डॉग्स होते हैं, वैसे एक दूसरे के पूरे दुश्मन है वो, लेकिन एक हड्डी होगी उनके मुंह में दोनों के बीच में, और उसकी वजह से वो बिल्कुल नजदीक हैं आपस में। एक हड्डी की वजह से दो डॉग्स बिल्कुल साथ साथ में रह रहे हैं, और वही रीजन है यहाँ पे भी कि मेसॉन्स की वजह से न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स दे आर टुगेदर, दे आर बाउंडेड टू ईच अदर। सो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहे हैं, और साथ साथ में मेसॉन्स एक्सचेंज निकल रहे हैं उनके साथ, या एब्जॉर्ब हो रहे हैं मेसॉन्स, और इनकी वजह से न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दे आर टुगेदर। सो न्यूक्लियर फोर्सेस, दिस वाज गिवन बाय युकावा कि तीन तरह के मेसॉन्स हैं जो एक दूसरे में, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन जब एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं तो साथ में मेसॉन्स भी हैं जो रिलीज हो रहे हैं या एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और मेसॉन्स की वजह से न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दे आर बाउंडेड टुगेदर। नेक्स्ट थिंग इज which you have to remember is a formula regarding the radius of the nucleus. And radius of the nucleus is equal to r naught a raised to power 1 by 3, where r naught is equal to 1.4 into 10 raised to power minus 15 meters. This r naught, you have to remember that r naught की value जो है that is 1.4 into 10 raised to power minus 15 meters. This r, small r, is the radius of the nucleus. A is the mass number of that particular nucleus. So r is equal to r naught a raised to power 1 by 3. So ये कुछ facts थे न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज में जो मैंने आपको बताए, जो आपको पता होने चाहिए. फर्स्ट वाज आइसोटोप्स. आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, सेम एलिमेंट के, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट मास नंबर्स. सेकंड बताया मैंने आपको आइसोबार्स. आइसोबार्स जो हैं दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स. नेक्स्ट बताया आपको आइसोटोन्स. आइसोटोन्स ऐसी स्पीशीज होती हैं विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नेक्स्ट वाज न्यूक्लियर आइसोमर्स. न्यूक्लियर आइसोमर्स ऐसी स्पीशीज हैं जिनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम होते हैं बट उनकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज में वेरिएशन होंगी. नेक्स्ट वाज आइसोडाइफर्स. आइसोडाइफर्स वो सब्सटेंसेस हैं, वो स्पीशीज हैं
which have same isotopic number या same isotopic excess. Isotopic excess क्या होता है? N minus P. N is neutrons, number of neutrons, and P is number of protons. Next was isosters. Isosters ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के जिनके नंबर ऑफ एटम सेम हैं और साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है. नेक्स्ट वाज रिगार्डिंग कौन सी क्या रेडियस है न्यूक्लियस का. न्यूक्लियस का जो रेडियस है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू पावर माइनस 15 मीटर्स और रेडियस ऑफ द एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर्स. नेक्स्ट वाज कि क्या डेंसिटी है न्यूक्लियस की 10 रेज टू पावर 14 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट था कि किस क्रॉस सेक्शनल एरिया को मेजर किन यूनिट्स में किया जाता है. न्यूक्लियस के क्रॉस सेक्शनल एरिया को किस में मेजर किया जाता है? बार्न्स में, BARN. और एक बार्न जो है दैट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट वाज रिगार्डिंग न्यूक्लियर फोर्सेस कि कौन सी फोर्सेस हैं जिन्होंने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को न्यूक्लियॉन्स को इकट्ठा रखा हुआ है. दैट वाज गिवन बाय युकावा, जापानीज साइंटिस्ट. और उसने कहा था कि मेजॉन्स होते हैं, मेजॉन्स की हेल्प से न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इकट्ठे रहते हैं. जब एक न्यूट्रॉन चेंज होता है प्रोटॉन में तो देयर इज रिलीज ऑफ पाई नेगेटिव मेजॉन. जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है देन देयर इज रिलीज ऑफ पाई पॉजिटिव मेजॉन. जब एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा पाई पॉजिटिव मेजॉन को देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन. जब एक प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा एक पाई नेगेटिव मेजॉन को देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो मेजॉन्स की वजह से, मेजॉन्स की हेल्प से न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दे आर टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस. एंड लास्ट वाज कि रेडियस क्या है न्यूक्लियस का दैट इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3. R naught is equal to 1.4 into 10 raised to power minus 15 meters and A is the mass number of that particular atom. Next we have to study is group displacement laws. ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉज जो थे दे आर गिवन बाय 3 साइंटिस्ट, सोडी, फजान एंड रसल. ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉज दिए थे. फर्स्ट ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ है वो कहता है कि जब भी एक अल्फा पार्टिकल एमिट होगा फ्रॉम द पेरेंट न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है और अल्फा रे को या अल्फा पार्टिकल को प्रोड्यूस कर रहा है, जब भी कोई पेरेंट न्यूक्लियस एक अल्फा पार्टिकल अपने में से निकालेगा, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, तो जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, जो प्रोडक्ट साइड में बनेगा या डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं उसको, दैट विल बी प्लेस्ड 2 साइड्स लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल. तो जब डॉटर न्यूक्लियस बनेगा फ्रॉम द पेरेंट न्यूक्लियस with the emission of an alpha particle, तो जो daughter nucleus होगा that will be 2 positions to the left in the periodic table as compared to the parent nucleus. This is the first group displacement law. For example, (92) uranium 238 इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है. तो पहले आप अल्फा पार्टिकल लिख लीजिए कि एक अल्फा पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय 2He4. अब बनेगा क्या, क्या चीज बननी चाहिए? आपने एटॉमिक नंबर्स बैलेंस करवाने. यहां पे देखिए ये 92 है, यहां पे क्या आना चाहिए? 90 आना चाहिए. 92 हो गया और ऊपर क्या आना चाहिए? 234. 234 प्लस 4 इज इक्वल टू 238 एंड दिस विल बी थोरियम. तो 92 यूरेनियम 238 या यूरेनियम 92 जब एक अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है तो 90 थोरियम बन रहा है और थोरियम की पोजीशन एज कंपेयर टू यूरेनियम इज 2 पोजीशंस लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल एंड दिस इज व्हाट फर्स्ट ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ इज ऑल अबाउट.
कि जब भी एक पेरेंट न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो डॉटर न्यूक्लियस जो होगा दैट विल बी 2 पोजीशंस लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल एज कंपेयर टू दिस पेरेंट न्यूक्लियस। सेकेंड ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, जब भी एक पेरेंट न्यूक्लियस एक बीटा पार्टिकल एमिट करेगा तो जो डॉटर न्यूक्लियस होगा दैट विल बी प्लेस्ड 1 पोजीशन टू द राइट इन द पीरियोडिक टेबल। फॉर एग्जांपल वी हैव 6C14 और एक बीटा पार्टिकल निकला, बीटा पार्टिकल इज -1 बीटा 0, this is represented by -1 beta 0 beta particle, so this will be प्लस साथ में क्या होना चाहिए, this has to be 7n14, तो 6c14 जब एक बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है तो जो डॉटर न्यूक्लियस है नाइट्रोजन दैट इज प्लेस्ड 1 पोजीशन टू द राइट इन द पीरियोडिक टेबल। आपको पता है कि कार्बन फैमिली से अगली फैमिली नाइट्रोजन फैमिली आती है, राइट पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है एज कंपेयर टू कार्बन। तो ये कैसे हो रहा है, जब एक पेरेंट न्यूक्लियस एक बीटा पार्टिकल एमिट करेगा देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस व्हिच विल बी प्लेस्ड 1 पोजीशन टू द राइट इन द पीरियोडिक टेबल। these are the two group displacement laws. Next we should know कि पॉजिट्रॉन एमिशन क्या होती है, व्हाट इज पॉजिट्रॉन एमिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिट्रॉन होते क्या हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज बीटा पार्टिकल्स, दे आर पॉजिटिवली चार्ज बीटा पार्टिकल्स। तो जब भी पॉजिट्रॉन एमिशन होगी तो देखिए कैसे होगी पॉजिट्रॉन एमिशन। फॉर एग्जांपल वी हैव 56 बेरियम 133, आपको लिखना आना चाहिए कि पॉजिट्रॉन जब एमिशन हो रही है तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ +1 बीटा 0 और इट कैन आल्सो बी रिटन एज +1 E0, दिस इज आल्सो पॉजिट्रॉन। तो साथ में क्या एमिट होना चाहिए, देयर विल बी एमिशन ऑफ 55 सीजियम 133। तो जब एक पॉजिट्रॉन एमिशन हो रही है तो एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। So one positron emission, this is positron +1 beta 0, 56 barium 133, 55 आ जाएगा यहाँ पे cesium 133. So this is positron emission. Next we should know what is K electron capture. K electron capture, कुछ न्यूक्लियाइड्स में क्या होता है कि जो हायर शेल में ये के शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कई न्यूक्लियाइड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं फ्रॉम द के शेल। के शेल कौन सी शेल है, फर्स्ट शेल, वहां से इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेंगे न्यूक्लियाइड्स, और जब इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे के शेल में वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, वो वैकेंसी जो है फिल होगी इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द हायर शेल टू द के शेल, और जब इलेक्ट्रॉन्स हायर शेल से के शेल पे आएंगे देन देयर विल बी एमिशन ऑफ एक्स रेज। तो बेसिकली के इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर है कि के शेल से फर्स्ट शेल से न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन आ जाना, न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द के शेल, और साथ साथ में एक्स रेज भी एमिट होती हैं, दैट इज कॉल्ड के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब इसमें देखिए एग्जांपल, तो 7n14 एक इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस, जो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है ये कैप्चर कर रहा है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 6c14 प्लस साथ में एक्स रेज, दिस इज के इलेक्ट्रॉन कैप्चर।
नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स हमें याद रखने हैं जो कि मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस होते हैं, दीज फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कि जब भी अल्फा डिके होता है, तो पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस के बीच में क्या रिलेशन होता है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। फॉर एग्जांपल 92 यूरेनियम 238 अल्फा डिके होगा तो दैट मीन्स 2He4, साथ में क्या बन रहा है 90 थोरियम 234। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, दे आर आइसोडाइफर्स, दीज आर आइसोडाइफर्स। दैट मीन्स आपको याद क्या रखना है कि जब भी अल्फा डिके होगा तो डॉटर एंड पेरेंट न्यूक्लियस के बीच में क्या रिलेशन है, दे आर आइसोडाइफर्स। नेक्स्ट, जब भी बीटा डिके होता है, इन केस ऑफ बीटा डिके, फॉर एग्जांपल 6C14 प्रोड्यूसिंग 7N14, साथ में एक बीटा पार्टिकल, तो दिस इज बीटा डिके। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, these are the atoms of different elements having same mass numbers but different atomic numbers, तो these are isobars। तो जब भी बीटा डिके हो रहा है तो there is production of a isobar, आइसोबार बनेगा, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, they will be isobars। next is आइसोटोप कैसे प्रोड्यूस होता है। आइसोटोप प्रोड्यूस करने के लिए पहले एक अल्फा पार्टिकल डिके करवाना है, माइनस अल्फा मीन्स 2He4 निकलेगा, 2He4 निकले तो क्या बचेगा 90 यूरेनियम 90 थोरियम 234, एक अल्फा पार्टिकल निकला तो ये बना। उसके बाद दो बीटा पार्टिकल निकालिए, माइनस बीटा, बीटा क्या होता है -1E0, तो बीटा पार्टिकल निकलेगा तो दैट विल बी 91 प्रोटेक्टिनियम 234। अगेन एक बीटा पार्टिकल निकालिए, माइनस बीटा, इसमें से एक बीटा निकल जाए तो क्या बचेगा 92 यूरेनियम 234। और इनके बीच में रिलेशन देखिए, 92 यूरेनियम 238 एंड 92 यूरेनियम 234 में क्या रिलेशन है, they are isotopes because these are the atoms of same element having same atomic numbers but different mass numbers। तो जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है और साथ में दो बीटा पार्टिकल्स उससे निकलते हैं तो देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एन आइसोटोप। तो क्या बताया देखिए, आइसोडाइफर्स कब बनते हैं, जब एक अल्फा पार्टिकल निकले। आइसोबार्स कब बनते हैं, जब एक बीटा पार्टिकल निकले। आइसोटोप कब बनता है, जब एक अल्फा पार्टिकल और साथ में उसके बाद दो बीटा पार्टिकल्स एमिट हों, देन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एन आइसोटोप। नेक्स्ट इज numerical based upon number of alpha and beta particles, and numerical is ninety thorium 234 disintegrates to give 82 lead 206 as the final product। How many alpha and beta particles are emitted during the process। ये पूछ रहा है कि अगर
90 थोरियम 234 जो है 82 लेड 206 बन रहा है विद द डिसइंटीग्रेशन विद द एमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। तो कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल्स एमिट हुए? तो इक्वेशन 90 thorium 234 is getting disintegrated to form 82 lead 206। तो अल्फा पार्टिकल जो एमिट हो रहे हैं, लेट दे बी x नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, x 2He4, and let there be y number of beta particles, y number of beta particles। अब आपने क्या करना है, एटॉमिक नंबर्स को बैलेंस करना है आपने दोनों साइड्स पे। यहां है 90, 90 इज इक्वल टू 82 प्लस 2 इंटू एक्स y इंटू -1, ये एक इक्वेशन बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। और मास नंबर्स को भी इक्वेट कीजिए, तो दिस विल बी 234 इज इक्वल टू 206 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस y इंटू 0, दैट विल बी 0। इस इक्वेशन से x निकालिए, नीचे वाली इक्वेशन से x निकालिए, और x विल बी इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल 4x विल बी इक्वल टू 234 माइनस 206 एंड x विल बी इक्वल टू 7 आएगा x। और जो 7 आई वैल्यूज को यहां डालिए और y निकालिए, फर्स्ट इक्वेशन में डालिए x इज इक्वल टू 7 को, और y निकल आएगा, y विल बी इक्वल टू 6। तो अल्फा पार्टिकल जो x जो हैं दे आर 7 एंड बीटा पार्टिकल्स कितने हैं, दे आर इक्वल टू 6। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले इक्वेशन लिखिए आप कि कितना एक थोरियम जो है दैट इज गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड टू फॉर्म 82 लेड 206 अल्फा पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय 2He4, मान लीजिए वो x है, और -1 E0, दिस इज बीटा पार्टिकल, y नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। इक्वेट कीजिए, जस्ट इक्वेशन किया मैंने, इक्वेट किया यहाँ पे, एक तो मास नंबर्स को इक्वेट किया, 234 इज इक्वल टू 206 प्लस 4x, दिस विल बी 0, x की वैल्यू आ गई वहां से 7, और फिर एटॉमिक नंबर्स को इक्वेट किया, 90 इज इक्वल टू 82 प्लस 2x माइनस y, और वहां पे x की वैल्यू डाल दी और y केम आउट टू बी 6। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो हैं दे आर 7, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल जो हैं दे आर इक्वल टू 6। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने कवर अप करना है दैट इज न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियस स्टेबल होगा कि नहीं होगा, किससे पता चलता है, दैट इज नोन फ्रॉम न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में हमने स्टडी करना है। और इट इज न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो के बारे में हमने स्टडी करना है, डिफरेंट एटम्स के बारे में, कि N/P से आपको कैसे पता चलता है न्यूक्लियस स्टेबल होगा कि नहीं होगा, और स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो को इंक्रीज कराना पड़ेगा कई केसेस में, कईयों में डिक्रीज होना पड़ेगा स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। सो मोस्ट ऑफ द एटम्स के लिए जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो है दैट लाइज बिटवीन 1 to 1.5। जो स्टेबल न्यूक्लियाइड्स होते हैं उनके लिए N/P रेशियो शुड बी बिटवीन 1 to 1.5। जो 20 तक हैं कैल्शियम तक, उनके लिए तो N/P रेशियो जो है 1 तक होता है। लेकिन आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें अगर, ऑन द y एक्सिस we have number of neutrons, on the x axis this is number of protons। तो N/P 1 कैसे जाएगा, it will be a straight line passing through the origin, बिल्कुल इसको बाइसेक्ट करते हुए बीच में से जाएगी, और this is N/P equal to 1। तो 20 तक तो जो स्टेबिलिटी है दैट विल बी, जो स्टेबिलिटी वाला बेल्ट है वो ऐसे होगी बिल्कुल साथ में इसके, N/P रेशियो जिनका है, N/P रेशियो जिनके लिए 1 है, दे विल बी स्टेबल न्यूक्लियाइड्स। इसके बाद जो स्टेबिलिटी बेल्ट है डेविएट्स टुवर्ड्स ऊपर की तरफ जाएगी थोड़ी सी,
दिस इज स्टेबिलिटी बेल्ट, इससे नीचे ऐसे ही है ये, तो मैं डार्क कर रहा हूं, दिस इज द स्टेबिलिटी बेल्ट। इसके बीच में जिनका एन ओवर पी रेशियो लाई करेगा दे आर स्टेबल न्यूक्लियाइड्स। इससे जो नीचे हैं दे आर ऑल्सो अनस्टेबल, इसके ऊपर जिनका एन ओवर पी रेशियो है दे आर ऑल्सो अनस्टेबल। जो नीचे हैं जिनका एन ओवर पी रेशियो स्टेबिलिटी बेल्ट से नीचे आ रहा है वो स्टेबल होने के लिए अपना एन ओवर पी रेशियो इनके बीच में लाना चाहेंगे, और इसके बीच में लाने के लिए वो क्या करेंगे, पॉजिट्रॉन एमिशन करेंगे या के इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे। सो एन ओवर पी रेशियो अगर इंक्रीज करना हो न्यूक्लियाइड्स को तो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, पॉजिट्रॉन एमिशन या के इलेक्ट्रॉन कैप्चर से। और अगर एन ओवर पी रेशियो ज्यादा है तो अपना एन ओवर पी रेशियो डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, बीटा एमिशन से या अल्फा रे एमिशन से। 82 से ऊपर वाले तो अल्फा रे एमिशन करते हैं। सो आपको याद रखना है कि एन ओवर पी रेशियो अगर इंक्रीज करवाना हो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स को स्टेबल होने के लिए तो वो करते हैं पॉजिट्रॉन एमिशन या के इलेक्ट्रॉन कैप्चर से, और अगर डिक्रीज करवाना हो एन ओवर पी रेशियो तो डिक्रीज करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्फा रे और बीटा रे एमिशन। सो दिस वाज रिगार्डिंग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है क्या? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। जब न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस बनता है, हाइपोथेटिकल न्यूक्लियस बनता है फ्रॉम इट्स न्यूक्लियॉन्स, तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी नोन एज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। या फिर अदर वे राउंड भी हम इसको कह सकते हैं कि जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी एक न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए इनटू इट्स न्यूक्लियॉन्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो एक्चुअल में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनका जो मास होता है दैट इज मोर एज कंपेयर टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो मास है, जो एक्चुअली न्यूक्लियस है उसका जो मास होगा उसमें जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको अगर एडअप करें उनका मास जो है ज्यादा आएगा जितना कि एक्चुअल मास है न्यूक्लियस का। दैट मीन्स जो एक्चुअल मास है न्यूक्लियस का दैट इज लेस एज कंपेयर टू द मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। और जो मास में डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। डेल्टा एम जो है दैट इज मास डिफेक्ट। सो व्हाट इज मास डिफेक्ट? जो न्यूक्लियस का मास है दैट इज लेस एज कंपेयर टू टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियॉन जिसमें से कि वो न्यूक्लियस बना हुआ है। नाउ ये जो डेल्टा एम है दिस इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस आइंस्टाइन इक्वेशन। डेल्टा एम सी स्क्वायर ई इज इक्वल टू डेल्टा ई जो एनर्जी एमिट होगी दैट इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। सी इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तो मास डिफेक्ट जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। दैट मीन जब एक न्यूक्लियस बनेगा फ्रॉम इट्स न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स का मास है ज्यादा, न्यूक्लियस का मास कम आ रहा है, जो मास डिफेक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी जब एक न्यूक्लियस बन रहा है फ्रॉम इट्स न्यूक्लियॉन्स दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब एक एटॉमिक मास यूनिट का मास डिफेक्ट हो, अगर वन एटॉमिक मास यूनिट के मास डिफेक्ट के लिए एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। फॉर मास डिफेक्ट ऑफ 1 AMU एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। So this you have to remember, energy released in case of mass defect of one atomic mass unit is equal to 931.5 mega electron volts. Next is क्या न्यूक्लियस स्टेबल है कि अनस्टेबल है उसके बारे में कहां से पता लगा सकते हो? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। किसी भी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी से स्टेबिलिटी का पता नहीं चलेगा।
जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उससे हमें स्टेबिलिटी के बारे में पता चलेगा किसी भी न्यूक्लियस के बारे में। तो जिस न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम होगी दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। और आयरन जो है 56 मास नंबर वाला दैट इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसके लिए मैक्सिमम आती है। तो ग्राफिकली देखें इसको, on this side we have binding energy पर न्यूक्लियन y एक्सिस पे, पर न्यूक्लियन, and on this side we have mass number तो corresponding to this जो highest आ रहा है point, this will correspond to iron 56. Binding energy per nucleon is maximum for iron. This will be the most stable nucleus. और ये जो peaks बनाई है मैंने, these correspond to ये helium के लिए, this is for carbon, this is for oxygen. तो correspond आसपास के जो न्यूक्लियाइड्स हैं उनसे ये स्टेबल होते हैं, हीलियम वाला भी, कार्बन वाला भी, ऑक्सीजन वाला भी। तो इनके लिए एक्सेप्शनली हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ रही है। दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू देयर जो साइड में न्यूक्लियाइड्स हैं उनसे ज्यादा स्टेबल है ये। तो हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन के कॉरस्पॉन्डिंग दीज आर द पीक्स एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर आयरन। इससे ऊपर वाले जो होंगे वो फिजन करेंगे और यहाँ को आना चाहते हैं 60 के अराउंड, 56 के अराउंड आना चाहता है हर एक न्यूक्लियस, क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। इससे ऊपर वाले जो हैं वो फ्यूजन करना चाहेंगे, इससे नीचे वाले जो हैं दे वुड लाइक टू फ्यूज, उनकी फ्यूजन होगी। तो दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और दिस इज मास नंबर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आइडिया होना चाहिए। मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस जो है दैट इज आयरन, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो दिस वाज रिगार्डिंग न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और बाइंडिंग एनर्जी क्या है एक बार फिर से सुनिए। जो बाइंडिंग एनर्जी है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस, या फिर कह सकते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड जब न्यूक्लियस को तोड़ा जाए इनटू इट्स न्यूक्लियंस। तो जो न्यूक्लियंस होते हैं उनका अगर मासेस ऐड अप किए जाएं, उनका जो मासेस आएंगे वो ज्यादा आएंगे एज कंपेयर टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो बनता है उसका मास कम होता है एज कंपेयर टू टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियंस। और जो ये मास के बीच में डिफरेंस है, अगर इसको डेल्टा एम से रिप्रेजेंट किया जाए, दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा ई क्या है? एनर्जी रिलीज्ड। डेल्टा एम क्या है? दिस इज द मास डिफेक्ट। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है दैट इज कि एक एटॉमिक मास यूनिट का अगर मास डिफेक्ट है तो एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। फिर मैंने आपको बताया कि बाइंडिंग एनर्जी से हमें स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में कुछ आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है दैट विल गिव अस द आइडिया अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। जिन न्यूक्लियाइड्स के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है वो न्यूक्लियस जो है दे विल बी स्टेबल। और पूरे पीरियोडिक टेबल में Fe56 के लिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is maximum, therefore it is the most stable nucleus. अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रिप्रेजेंट किया मैंने ग्राफिकली, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और यहाँ को वी हैव द मास नंबर्स। तो ग्राफ जो आता है कुछ ऐसे आता है, यहाँ पे 3 पीक्स आ रही हैं हीलियम के लिए, कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। हीलियम 4 मास नंबर, कार्बन 12 मास नंबर, ऑक्सीजन 16 मास नंबर।
और पीक्स क्यों आ रही हैं? बिकॉज हीलियम जो न्यूक्लियस है ये एक्सेप्शनली स्टेबल होता है इसके आसपास के न्यूक्लियाइड से. कार्बन इज ऑल्सो स्टेबल एज कंपेयर टू इट्स नेबरिंग न्यूक्लियाइड्स. ऑक्सीजन इज ऑल्सो स्टेबल एज कंपेयर टू इट्स नेबरिंग न्यूक्लियाइड्स. तो इनके लिए पीक्स आएंगी और ऐसे को ग्राफ जाएगा. यहाँ पे जो मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम जो आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वी हैव आयरन विच इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस. हायर जो न्यूक्लियाइड्स हैं वो भी यहाँ को आना चाहते हैं, जो लोअर न्यूक्लियाइड्स हैं वो भी यहाँ को आना चाहते हैं, बिकॉज हर एक चीज जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है. ये जो हायर हैं इनकी फ्यूजन होगी, फ्यूजन मीन्स दे विल ब्रेक डाउन, और ये जो लोअर हैं दे विल गेट फ्यूज, इनकी फ्यूजन होनी है. So this was regarding nuclear binding energy. Now we will do a numerical based on nuclear binding energy, which is quite important numerical. Numerical is calculate the binding energy per nucleon of lithium isotope which has the isotopic mass of 7.016 atomic mass units. The individual masses of neutron and proton are 1.00865 atomic mass unit, ये न्यूट्रॉन का मास, एंड 1.007277 atomic mass unit respectively. And the mass of electron is also given. That is equal to 0.000548 atomic mass units. हमें निकालना है इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इन दिस केस लिथियम आइसोटोप में. नाउ लिथियम आइसोटोप इज 3 लिथियम 7. तो इसमें सबसे पहले तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स निकाल लीजिए. इसमें न्यूक्लियस में क्या क्या है? इट हैज 7 - 3. तो 7 - 3 क्या आ जाएगा? दैट विल बी 4 न्यूट्रॉन्स हैं इसके पास, it has 3 electrons and 3 protons. तो पहले तो कंस्टिट्यूएंट जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनका मास निकाल लीजिए जिस हिसाब से मास दिया हुआ है, और इसका आइसोटोपिक मास इज आल्सो गिवन. जो डिफरेंस आएगा दैट विल गिव यू दी मास डिफेक्ट, और जो मास डिफेक्ट आ रहा है उसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आंसर आएगा. सो दिस हैज 4 neutrons, 3 electrons and 3 protons. The mass of 3 protons, सबसे पहले आप निकालिए मास ऑफ
3 protons, that will be 3 into mass of 1 proton is given, that is 1.007277, and this is equal to 3.021831. This is the mass of 3 protons. Similarly, we have to calculate mass of 3 electrons. That will be equal to 3 into 0.000548, which is equal to 0.001644. This is mass of 3 electrons. Now we require mass of how many neutrons? 4 neutrons. मास ऑफ 4 न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक न्यूट्रॉन का मास गिवन है आपको, दैट इज 1.008665. सो दिस विल बी 1.008665 एंड दिस विल बी इक्वल टू 4.034660. 3 प्रोटॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 न्यूट्रॉन्स, ये न्यूक्लियॉन्स हैं, उनका मास निकाल लिया तो कितना आ रहा है, एडअप किया, एंड दिस इज इक्वल टू टोटल जो है 7.058135 एटॉमिक मास यूनिट्स. अब देखिए मास डिफेक्ट कैसे आएगा. ये जो मास है ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस. दैट मीन्स आपको सब्ट्रैक्ट करना है जो 7.058135 है माइनस 7.016 करोगे आप, दैट विल गिव यू द मास डिफेक्ट. तो मास डिफेक्ट विल बी 7.058135 minus 7.016. This is equal to 0.042135. इतना एटॉमिक मास यूनिट्स में मास डिफेक्ट आ गया. अब जब मास डिफेक्ट आ गया, एनर्जी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो कैसे निकलेगी आपकी, बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 931.5 से. दिस विल गिव यू द बाइंडिंग एनर्जी दैट इज इक्वल टू 39.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. पर अभी यहाँ पे आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज ये कह रहा है कैलकुलेट दी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, 3 + 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 10 न्यूक्लियॉन्स. तो इसको डिवाइड करना, तो हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स आर देयर, 3 + 3 6, sorry, electrons are not included in the nucleons. We have 3 protons and 4 neutrons. How many nucleons, 7 nucleons. So आपने निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा. दिस डिवाइडेड बाय 7 दैट विल गिव यू द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. सो 39.27 divided by 7, 39.25 divided by 7, this is binding energy per nucleon, and this is equal to 5.6 mega electron volts. तो एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन ये, calculate the binding energy per nucleon of lithium isotope which has the isotopic mass of 7.016. This is the actual mass of the nucleus, or the individual masses of neutrons, protons and protons, उसका भी मास दिया हुआ है, and electrons का भी मास दिया हुआ है 0.000548. तो आपने क्या किया, this is the isotope of lithium 3, lithium 7. It has 4 neutrons. constituents निकाल लिए क्या क्या हैं, 7 - 3 4 neutrons, 3 electrons and 3 protons. इनके मासेस निकाले सारों के. We have 3 protons, एक प्रोटॉन का मास गिवन है आपको, 3 into that जो गिवन है आपको,
that is equal to 3.021831. Similarly, mass of 3 electrons, 3 into 0.000548, that is equal to 0.001644. Similarly, mass of 4 neutrons, that is equal to 4 into 1.008665, that is equal to 4.034660. Total mass निकाल लिया that is 7.058135. मास डिफेक्ट निकालना है आपको, जो एक्चुअल मास आ रहा है दैट इज 7.016 और ये आ रहा है 7.058135. ये ज्यादा है, इसको इसमें से आप इसको डिडक्ट माइनस कीजिए तो दिस विल बी इक्वल टू 0.042135. इतना एटॉमिक मास यूनिट्स में मास डिफेक्ट आ रहा है. अब एक एटॉमिक मास यूनिट के लिए एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. तो इतने एटॉमिक मास यूनिट्स का अगर मास डिफेक्ट है तो एनर्जी रिलीज्ड विल बी इनटू 931.5, दैट इज इक्वल टू 39.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. अब इसने पूछा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. न्यूक्लियस के बीच में क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स. तो माइंड इट, यहां पे आपने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ऐड अप करना है. न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स कितने आ रहे हैं, 7. तो 39.25 डिवाइडेड बाय 7 is equal to 5.6 mega electron volts. So this was regarding binding energy. तो इसमें मैंने आपको बताया कि जिस न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम होती है, जितनी ज्यादा एनर्जी होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होता है. और आयरन 56 इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस. उसके ऊपर वाले जो हैं फिजन करके वहां आना चाहते हैं, उससे नीचे वाले जो हैं फ्यूज होके वहां तक पहुंचना चाहते हैं. So this was binding energy per nucleon.